हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्कोप प्लस। स्वागत है आप सभी का आपके अपने खुद के स्कोप प्लस फाउंडेशन नाम के चैनल पे। मेरा नाम है हिमानी एंड मैं हूं आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों पूरा साइंस हम लोग साथ में पढ़ने वाले हैं। तो ये लोग तो डिस्कशन हम लोगों ने लास्ट क्लासेस में कर लिया था। पूरा का पूरा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर एकदम अच्छे से रिवीजन हो गया, सारी चीजें हो गई हैं, सारे टॉपिक कवर हो चुके हैं। जिसने अभी तक की सारी वीडियोस नहीं देखी वो जाके देख लो, लिंक होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर अगर आप चैनल पे जाओगे तो आपको पूरी की पूरी प्लेलिस्ट पे मिल जाएगी। सो लास्ट क्लासेस में हमने जितनी भी चीजें करी थी वो पूरे की पूरे हमारे सिलेबस से रिलेटेड हमने सब कुछ बिल्कुल अच्छे तरीके से तो पूरा कर लिया था। तो आज हम लोग करने वाले हैं एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन। लास्ट क्लास में हमने इनसेट्स वाले क्वेश्चन किए थे जो बीच में एग्जाम्पल्स दिए हुए थे। आज हम कर रहे हैं एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर नहीं, हम अपने एनसीईआरटी की एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। सो कुछ पहले 2 या 3 क्वेश्चन तो शायद लास्ट क्लास में हो ही गए थे, बाकी के बचे हुए क्वेश्चन हम आज कर ही लेंगे। ठीक, चलो फिर इसके बाद चलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे और फटाफट से डिस्कस करते हैं क्या, सारे के सारे फॉर्मूलाज, क्योंकि ये तो हमने हमेशा से ही करना है। फॉर्मूला का रिवीजन, फॉर्मूला रिवीजन आई होप आप सभी को दिख रहे होंगे जो भी मैं लिख रही हूं। एक काम करते हैं, व्हाइट पेन ले लेते हैं जरा। चलो अब दिख जाएगा, अब दिख जाएगा। पहला फॉर्मूला क्या था? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का, Q इज इक्वल्स टू एन ई। दूसरा फॉर्मूला कौन सा था? I इज इक्वल्स टू Q बाई टी। तीसरा फॉर्मूला, क्योंकि यार फॉर्मूला हमें याद करने बहुत जरूरी है, क्योंकि ये वाला जो चैप्टर है ना इसमें से न्यूमेरिकल बहुत आते हैं और फिर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम इस न्यूमेरिकल में कैसे करें, इस न्यूमेरिकल में कैसे करें, क्या ना करें। ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन रहती है सभी बच्चों को। सो हमें इस कंफ्यूजन में नहीं रहना है, हमें सारे के सारे क्वेश्चंस करने हैं और सारे के सारे न्यूमेरिकल के लिए हमें पहले सारे के सारे फॉर्मूला पते होने चाहिए। तीसरा फॉर्मूला था हमारा वोल्टेज का, दैट इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। चौथा फॉर्मूला मेरा तो फेवरेट है और मुझे लगता है तुम सबका भी फेवरेट बन जाना चाहिए फॉर द क्लास 10th, V इज इक्वल्स टू आई आर, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। फिफ्थ फॉर्मूला कौन सा है यार? फिफ्थ फॉर्मूला में हमारा रेजिस्टेंस का रो एल बाय ए का, जिसमें हमने रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर निकाला था। रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर आर से डिनोट कर रहे थे, रो था उसकी रेजिस्टिविटी, एल थी लेंथ और ए था एरिया ऑफ द कंडक्टर। अलग अलग पेन से इसीलिए बार बार लिख रही हूँ ताकि आपको यार दिक्कत ना हो, मुझे डर लग रहा है कि तुम्हें दिखेगा नहीं। ठीक है, सो 6 कौन सा फॉर्मूला है? सीरीज कनेक्शन में जब आपका रेजिस्टेंस लगता है तो आर इक्विवेलेंट होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन। नेक्स्ट 7th है हमारा पैरेलल कनेक्शन का। पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है? 1 बाय आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 एंड सो ऑन। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला 8th, नंबर 8, नंबर 9, 2 फॉर्मूला रह गए हैं। 9 जरा करते हैं अभी, रुको, क्योंकि 8 में हमें 3 फॉर्मूला लिखने हैं, इसीलिए। क्या फॉर्मूला है यार? हीट प्रोड्यूस्ड के फॉर्मूला थे, हमने पढ़े थे। हीट प्रोड्यूस्ड के हमारे पास 3 फॉर्मूला थे। H इज इक्वल्स टू आई स्क्वेयर आर टी, दूसरा वी आई टी और तीसरा वी स्क्वेयर अपॉन आर टी। ये वाले फॉर्मूला थे यार। ये तीनों के तीनों फॉर्मूला बिल्कुल भी जरूरत नहीं है सबको याद करने की। जरा एक फॉर्मूला याद करो, चाहे आई स्क्वायर आर टी, चाहे वी आई टी, चाहे वी स्क्वायर अपॉन आर टी। बाकी के तीनों फॉर्मूला हमारे फेवरेट ओम्स लॉ से डिराइव हो जाएंगे। ठीक है, 9th का फॉर्मूला जो कि लास्ट फॉर्मूला है, दैट इज पावर। पावर को हम एनर्जी इनटू टाइम भी लिख देते हैं, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला मुझे लगता है हम पहले पढ़ के आ चुके हैं, इसीलिए मैं यूजुअली बताती नहीं हूँ सॉरी, इसीलिए पर मैं यहां पर बता दे रही हूं। एनर्जी इनटू टाइम, और इसके कौन से फॉर्मूला होते हैं? बिल्कुल वही सेम टू सेम सारे फॉर्मूला, बस इसमें टाइम नहीं होगा। आई स्क्वायर आर वी आई और वी स्क्वायर अपॉन आर। फॉर्मूला रिवीजन डन। आज फिर हम जल्दी से कर लेते हैं अपनी पूरी की पूरी एनसीईआरटी को सॉल्व।
पहला क्वेश्चन है, हाउ इज वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन द सर्किट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। किन्हीं भी 2 पॉइंट के बीच में अगर तुम्हें पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है तो तुम कैसे कनेक्ट करोगे वोल्ट मीटर। हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। कहीं भी कोई भी सिचुएशन हो, वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होगा। अगर इस क्वेश्चन में y भी लिखा होता तो आप क्या आंसर देते? y का सीधा और सिंपल 1 लाइन का आंसर है बिकॉज ऑफ द हाई रेजिस्टेंस। क्योंकि हमारे वोल्ट मीटर का बहुत हाई रेजिस्टेंस होता है, दैट इज वाई, बिकॉज ऑफ द हाई रेजिस्टेंस लिख दिया है हमने, तो दैट इज वाई लिखने की जरूरत नहीं है। दैट द बिकॉज ऑफ द हाई रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन, वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन द पैरेलल। क्लियर है ये बात सभी को अच्छे से? किसी को कोई डाउट तो नहीं है इस बात में? चलिए फिर पेन क्यों चेंज कर रहे हैं? अगली स्लाइड, अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो बहुत इजी था क्योंकि बहुत बार करा हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करना है। अगर यही क्वेश्चन एमीटर का आता तो एमीटर के लिए भी लिख देती हूं एक लाइन, दैट एमीटर is always connected in series। एमीटर को हम हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये तो था कि भाई तुमसे कोई और तरीके का क्वेश्चन पूछ ले तो तुम किस तरीके से रिप्लाई करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास एक न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नहीं है, आपको आंसर दिया हुआ है कोई, इस स्लाइड में भी मैंने वहां पर भी लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। टू मेजर द वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन एनी पॉइंट द वोल्ट मीटर शुड ऑलवेज बी कनेक्टेड इन पैरेलल। मैं 2-3 एक्स्ट्रा ही बातें बता दी कि क्यों पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, एमीटर को हमेशा किस तरीके से सर्किट में कनेक्ट करते हैं, एंड सो ऑन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ कॉपर वायर हैज डायमीटर 0.5 mm and resistivity of 1.6 into 10 raised to power minus 8 ohm meter. What will be the length of this wire to make its resistance 10 ohm? How much does the resistance change if the diameter is doubled? So अब इस क्वेश्चन में आपके पास 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन शुरू हो रहा है यहां से लेकर यहां तक। दूसरा क्वेश्चन शुरू हो रहा है हाउ मच द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल। सबसे पहले हम लोग जो भी हमें नहीं करना है वो क्या करना है, डायरेक्ट फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करना है। सबसे पहले हम कभी भी किसी भी क्वेश्चन में हम ये नहीं करेंगे। हमारा फर्स्ट गोल होगा सबसे पहले गिवन लिखना। मैं चाहती हूं कि मेरा कोई भी बच्चा अगर आज क्वेश्चन अटेम्प्ट करे तो वो इसी तरीके से अपनी कॉपी में, अपने रफ वर्क में, किसी भी तरीके से कहीं भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करे तो सबसे पहले गिवन लिख ले, ताकि किसी को कोई दिक्कत नहीं हो। क्योंकि मेरे साथ भी यार तुम लोग की तरह बहुत बार ऐसा हो चुका है कि मैं गिवन लिखती नहीं हूँ, फटाफट क्वेश्चन में से ऊपर से नीचे उतारा तो इतनी गलतियां हो जाती हैं, इतनी गलती कर देते हैं, छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती हैं जिसका पता भी नहीं चलता। जब तक तुम्हारी आंखों के आगे ऐसे गिवन और टू फाइंड लिखा नहीं होगा ना, तब तक तुम्हारा दिमाग बहुत प्रोसेस में बहुत ज्यादा टाइम लेगा। फटाफट से अगर 5 सेकंड लेके गिवन और टू फाइंड लिख दोगे ना तो तुम्हारे दिमाग को प्रोसेस करने में अगले 5 सेकंड लगेंगे बस। ऐसा नहीं है कि तुम 1 मिनट तक सोचते रहोगे क्या दिया है, क्या नहीं दिया है और क्या निकालना है। सबसे पहले दिया हुआ है डायमीटर। डायमीटर कितना दिया हुआ है? 0.5 mm। अच्छा, मैंने ये भी बताया था सबसे पहले सारी यूनिट्स को जरा देख लेना, उसमें मीटर है, इसमें मिलीमीटर है, तो मैं इसको मीटर में चेंज करने के लिए 0.5 इंटू 10⁻³ मीटर पहले ही कर देती हूँ। ठीक है, रेजिस्टिविटी दी हुई है, सिंपली सिंबल से ही दर्शा रही हूँ ताकि लिखने में ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। रो इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। व्हाट विल बी द लेंथ? लेंथ क्या होगी?
टू मेक इट्स रेजिस्टेंस 10 ओम। 10 ओम इसका रेजिस्टेंस बताना है, तो लेंथ कितनी होगी? फॉर्मूला क्या है हमारे पास? R इज इक्वल्स टू रो एल बाय ए। क्या क्या गिवन है हमें? हमें ये भी गिवन है, हमें ये भी गिवन है, हमें ये भी गिवन है, ये फाइंड करना है। तो L को एक साइड रखेंगे, बाकी सारी चीजों को उधर ले जाएंगे। R A बाय एल। रेजिस्टेंस की वैल्यू 10 ओम, एरिया की वैल्यू कितनी आएगी? एरिया की वैल्यू जरा मैं यहीं निकाल देती हूं। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसे निकलेगा? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालने के लिए आप पाई डी बाई 2 का होल स्क्वायर कर दोगे, तो यही वैल्यू पुट कर देते हैं। पाई इंटू 0.5 इंटू 10 टू द पावर -3 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अच्छा यहाँ L ही लिख दिया है, रो ए बाय आर ए बाय रो। आर ए बाय रो होगा, रो की वैल्यू आएगी 1.6 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम मीटर। लेंथ कितनी आ जाएगी यार? इन सभी चीजों को कैलकुलेट करके आपकी लेंथ आ जाएगी 122.72 मीटर। ये आ गई आपकी लेंथ। अब ये कह रहा है कि यार हाउ मच द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायामीटर इज डबल्ड। अब क्या कह रहे हैं? डायामीटर को डबल करना है। अब यार तुम्हें डायमीटर को डबल करना है, लेकिन तुम्हारी और किसी चीज के बारे में कोई कमेंट्री नहीं दी गई है इस क्वेश्चन में कि लेंथ को कितना करना है या कितना करना है। तो जितनी लेंथ निकाली है लेंथ तो उतनी रहेगी। ये जो लेंथ की वैल्यू फाइंड करी है एल की वैल्यू तो यही रहेगी, रो की वैल्यू भी वही रहेगी, क्योंकि मटेरियल चेंज नहीं किया है। बस जो ये डायमीटर है ये 0.5 की जगह 2 इंटू 0.5 हो जाएगा, क्योंकि डबल कर दिया गया है। देखते हैं जरा, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जरा मिटा के मैं यहीं पर ही लिख रही हूं। अब करना है केस 2। केस 2 जिसमें तुम्हारा जो पहले डायमीटर 0.5 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर था, अब कितना हो गया? अब हो गया मल्टीप्लाइड बाय 2 की डायमीटर का 2 से मल्टीप्लाई हो गया। अगर अब मैं एरिया निकालूंगी तो पाई डी बाई 2 का होल स्क्वायर करूंगी, पाई इंटू डी बाई टी का होल स्क्वायर 0.5 इंटू 10 टू द पावर -3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 एक और है, ये 2 और 2 कट जाएंगे और इनका स्क्वायर है। बचेगी क्या? पाई इंटू 0.5 इंटू 10 टू द पावर -3 का होल स्क्वायर। तो अब रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं। रेजिस्टेंस की वैल्यू R इज इक्वल्स टू रो एल बाय ए। रो की वैल्यू वही रहेगी जो क्वेश्चन में हमेशा से गिवन है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -8। लेंथ कितनी निकाली है लास्ट वाले उसमें? 122.72 मीटर। 122.72 मीटर डिवाइडेड बाय एरिया। एरिया कितना होगा? पाई इंटू 0.5 इंटू 10 टू द पावर -3 का होल स्क्वायर। आंसर कितना आ जाएगा? कैलकुलेट करके देखो, आंसर आ जाएगा 2.5 ओम। अगर ऐसा लग रहा हो कि मैम ने कोई गलती करी है और कोई कैलकुलेशन मिस्टेक है, कहीं पे कोई गलती है, तो मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर करके बताओगे कि मैम ये गलती यहां पर कर दी है, प्लीज इसको जरा सही कर लीजिए। ठीक, इज दिस क्वेश्चन क्लियर टू एवरीवन? जिसको क्लियर नहीं है प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। जल्दी ही आप लोग की लाइव क्लासेस शुरू होंगी, तो हम लोग तब अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, 1-to-1 इंटरेक्शन कर सकते हैं। तब तक के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? When a 12-volt battery is connected across a unknown resistor, there is a current of 2.5 milliampere in the circuit. Find the value of the resistance of the resistor. सिंपल सा क्वेश्चन है ये तो, कि एक बैटरी कनेक्टेड है किसी एक अननोन रेजिस्टर के साथ और करंट है 2.5 मिली एम्पियर और रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है। सो गिवन क्या क्या है? गिवन आपको सिंपल बैटरी की वोल्टेज गिवन है, वोल्टेज यानी कि V गिवन है 12 वोल्ट। आपको करंट गिवन है I इज इक्वल्स टू
2.5 मिली एम्पियर, हमें इसे एम्पियर में चेंज करना है। 2.5 इंटू 10⁻³ एम्पियर। ठीक है, निकालना क्या है, रेजिस्टेंस निकालना है हमारा। ओम्स लॉ लगा देते हैं। ओम्स लॉ, V इज इक्वल्स टू आई आर। V इज इक्वल्स टू आई आर में जरा वैल्यू पुट कर दो। आई की वैल्यूज पुट नहीं करनी, निकालना क्या है, निकालना है आर। और क्या क्या दिया हुआ है, ये और ये दिया हुआ है, तो आर को एक साइड रखो, V अपॉन आई कर दो। V की वैल्यू 12 वोल्ट, आई की वैल्यू 2.5 इंटू 10⁻³ एम्पियर। अब बता दो यार आंसर, अब जरा आंसर बता दो। कौन बताएगा आंसर कमेंट सेक्शन में? सबसे पहले आंसर कौन बताएगा? आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 4.8 ओम। ठीक, ये हो गया क्वेश्चन। ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं हम लोग। जरा पढ़ो यार, ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अ बैटरी ऑफ 9 वोल्ट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। एक 9 वोल्ट की बैटरी है जो सीरीज में कनेक्टेड है विद द रेजिस्टर ऑफ 0.2 ओम, 0.3 ओम, 0.4 ओम, 0.5 ओम एंड 12 ओम रिस्पेक्टिवली। How much current would flow through the 12 ohm resistor? सबसे पहली बात तो मुझे ये बताओ, करंट इन सीरीज कनेक्शन कैसा होता है? सीरीज कनेक्शन में सेम होता है, इज सेम थ्रू आउट। ये बात तो सबको क्लियर होगी। एक किसी भी सर्किट से अगर तुम करंट गुजार रहे हो तो इट वुड बी सेम थ्रू आउट। ये सीरीज कनेक्शन का करेक्टरिस्टिक्स है जो हमने आपको बताया हुआ है, क्योंकि करंट कहीं डिवाइड ही नहीं होता। करंट को कहीं जाने के लिए कोई और रास्ता ही नहीं होता करंट के पास, तो करंट जाएगा सीधा वायर में घूमने लगेगा, सिंपल। उसके बाद क्या बोला है कि ये 9 वोल्ट की बैटरी इतने सारे रेजिस्टर्स के साथ सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक है, और निकालना क्या है, करंट निकालना है 12 ओम के रेजिस्टर के साथ। तो यार अगर मैं सर्किट बनाऊं तो ये मेरे 9 वोल्ट की बैटरी और ये मेरे 1 2 3 4 5, ये मेरे 5 रेजिस्टर 0.2 ओम, 0.3 ओम, 0.4 ओम, 0.5 ओम और 12 ओम, ये मेरे 5 रेजिस्टर है जो इस तरीके से सीरीज में कनेक्टेड है 9 वोल्ट की बैटरी के साथ। और आपको करंट बताना है, तो सीरीज का इक्विवेलेंट निकालने में कितना देर लगेगी? आर ऑफ सीरीज क्या होगा? R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5। R1 की वैल्यू 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 प्लस 12। क्वेश्चन में गिवन है 0.2, 0.3, 0.5 और प्लस 12। टोटल कितना हो जाएगा? ये टोटल कितना हो जाएगा? टोटल हो जाएगा यार 5 और 5 10 और 14 1.4 13.4 ओम। 13.4 ओम हो जाएगा। ठीक है, वोल्टेज हमें गिवन है, कितनी गिवन है? 9 वोल्ट गिवन है। मैं तो ओम्स लॉ का सीधा यूज करूंगी, V इज इक्वल्स टू आई आर, जिसमें मुझे I निकालना है तो मैं V अपॉन R कर दूंगी। वोल्टेज मुझे गिवन है 9 डिवाइडेड बाय, मैं रेजिस्टेंस की वैल्यू रख दूंगी 13.4। सीधा सीधा आपके पास करंट की वैल्यू आ जाएगी। करंट की कितनी वैल्यू आ जाएगी? जरा सॉल्व करके मुझे कौन बताएगा कमेंट सेक्शन में? कमेंट सेक्शन में सॉल्व करके कौन बताएगा? कमेंट सेक्शन में जब आप सॉल्व करोगे तो 0.671 एम्पियर आपके पास वैल्यू आ जाएगी। क्या वैल्यू आ जाएगी? 0.671। देख लो इस क्वेश्चन को एक बार और, बहुत इजी क्वेश्चन था ये भी।
सिंपली बोला था सारे के सारे रेजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड हैं 9 वोल्ट की बैटरी के साथ, तो मैंने सारे सीरीज का इक्विवेलेंट निकाल दिया। 9 वोल्ट की बैटरी के साथ ओम्स लॉ लगाकर मैंने अपने करंट की वैल्यू निकाल दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा दिमाग वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग वाला क्वेश्चन है, सबको लगाना है अपना अपना दिमाग। हाउ मेनी 176 ओम रेजिस्टर ब्रैकेट में इन पैरेलल बोला है आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर ऑन अ 220 वोल्ट। ये बोल रहा है मैं कितने रेजिस्टर्स पैरेलल में लगाऊं, 1 2 3 या फिर एक्स नंबर में रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाऊं, लेकिन हर एक की वैल्यू कितनी होगी, 176 ओम होगी, जिसमें हमारी बैटरी लगेगी 220 वोल्ट की और करंट बहना चाहिए 5 एम्पियर का। 5 एम्पियर का करंट बहना चाहिए, 220 वोल्ट की बैटरी लगेगी और 176 ओम का एक रेजिस्टर आएगा। अब जरा एक चीज देखो, अगर तुम्हारे पास 176 ओम के 3 रेजिस्टर अगर पैरेलल में लगे होते तो 1/R इक्विवेलेंट क्या होता, 1/176 प्लस 1/176 प्लस 1/176। अगर क्वेश्चन में बोला होता कि 3 लगे हैं, 3 लगे हैं, अगर क्वेश्चन में बोला होता तो इसी तरीके से 1/176 1/176 1/176 होता और ये बन जाता 3/176 बन जाता। और अगर यही चीज मैं कहती 5 लगे हुए हैं, 5 लगे हुए हैं तो क्या आता, 1/176 1/176 ऐसे करके 5/176 आंसर आ जाता। अब मैं आपको बोल रही हूं क्योंकि क्वेश्चन में हाउ मेनी 176 पूछा गया है, तो पहले मैं एक स्टेटमेंट लिख देती हूं, लेट द नंबर ऑफ रेजिस्टर इज एक्स। मतलब ना मैं 4 ले रही हूं, ना मैं 3 ले रही हूं, ना मैं 5 ले रही हूं, मैं एक्स नंबर ऑफ रेजिस्टर्स ले रही हूं। तो हमारे पास ये वाला ऐड कितना हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा x टाइम्स ऐड हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू आएगी x/176, इतनी वैल्यू आ जाएगी। या फिर R इक्विवेलेंट की वैल्यू, इसको अपोजिट कर दो 1/76 ओम, क्योंकि ये 1/R इक्विवेलेंट था, मैंने रिवर्स कर दिया R इक्विवेलेंट के लिए, तो मेरा आंसर आ गया 1/176 ओम। ठीक है, अब आपको करंट की वैल्यू दी है, करंट इज इक्वल्स टू 5 एम्पियर, आपको वोल्टेज की वैल्यू दी है 220 वोल्ट, तीनों की आपको वैल्यू दी है। अब सिंपल, मुझे तो सबसे फेवरेट मेरा काम यही है, ओम्स लॉ लगाना, V इज इक्वल्स टू IR। वैल्यूज पुट करो, V की 220 वोल्ट, I की 5 एम्पियर और R की 176/x। निकालना क्या है, वैल्यू निकालनी ही x की है, तो x को इधर ले जाती हूं और 5 इंटू 176 डिवाइडेड बाय कर देती हूं 220 वोल्ट। ये इधर गया, वो उधर आया, सिंपल सी कैलकुलेशन थी। अब जरा इसको सॉल्व कर लोगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 4। मतलब ऐसे मुझे 4 नंबर ऑफ रेजिस्टर्स लगाने पड़ेंगे। कितने नंबर ऑफ रेजिस्टर्स लगाने पड़ेंगे, 4 नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब 176 176 176 4 बार लगाना पड़ेगा। मतलब मैंने तो यहां 5 बार ऐड ही कर दिया था, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा या क्या होगा, मुझे नहीं पता था, तो मैंने सिंपली इस तरीके से ऐड कर दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, शो हाउ यू विल कनेक्ट 3 रेजिस्टर ईच ऑफ 6 ओम सो दैट द कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस इज 9 ओम एंड 4 ओम। आपको 6 ओम के 3 रेजिस्टेंस लगाने हैं, लेकिन ये दिखाना है कि उसका इक्विवेलेंट 9 ओम और 4 ओम आना चाहिए। कौन कौन सा केस है, सबसे पहले तो आप 4 केसेस बनते थे हमारे। पहला केस तो सीरीज में लगा दो तीनों को, 6
6 6। दूसरा केस 2 को तो सीरीज में लगा दो और तीसरे को इस तरीके से पैरेलल में लगा दो, ये भी बात ठीक है, लगा दिया, ये भी लगा दिया, जरा थोड़ी जगह कम पड़ गई है। तीसरा केस क्या था कि यार 2 तो हो पैरेलल में और तीसरा हो सीरीज में। चौथा केस था कि तीनों को पैरेलल में लगा दो। 6 6 6 ओम लगा दो, वैल्यूज ओम नहीं छोड़ना है, यूनिट्स नहीं छोड़नी है, क्योंकि यूनिट्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। ये 3 रेजिस्टर को लगाने के लिए इनके अलावा चौथा कोई सा भी पॉसिबल कनेक्शन नहीं होता है। अब आपको तो एग्जाम में पता होगा तो आप थोड़ा और जल्दी कर सकते हो, तो हम लोग फटाफट से देख लेते हैं इसका आर इक्विवेलेंट क्या आएगा। इसका आर इक्विवेलेंट आएगा 6 + 6 + 6 6 12 6 18 18 ओम। तो ये तो केस नहीं हो सकता क्योंकि मुझे इक्विवेलेंट या तो 9 चाहिए या 4 चाहिए। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं। इन दोनों का आर इक्विवेलेंट हो गया 12 ओम, 6 + 6, और ये जो है 12 ओम और 6 ओम पैरेलल में है, तो मैंने इस तरीके से ऐड कर दिए। अब देख रहे हो जरा, इसका आर इक्विवेलेंट जब मैंने रिवर्स किया तो 4 ओम आ रहा है। मतलब ये वाला जो है इस तरीके से कनेक्ट करोगे जब आपके दो रेजिस्टर सीरीज में होंगे और तीसरा पैरेलल में होगा, तब आपके पास सेकंड वाले का आंसर आ जाएगा। तब आपके पास सेकंड वाले का आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब तीसरे का कर लेते हैं। 1/6 1/6 कितना होता है? 1/6 होता है 2/6 यानी कि 3। इसका आर इक्विवेलेंट होता है 3 ओम। इन दोनों की जगह अगर लगाएंगे तो 3 ओम, और ये वाले 6 ओम के साथ ये सीरीज में है, तो 6 ओम प्लस 3 ओम कितना देगा? 9 ओम। तो इस पूरे सर्किट का आर इक्विवेलेंट कितना आ गया? इस पूरे सर्किट का आर इक्विवेलेंट आ गया 9 ओम। मतलब दूसरे वाले केस में तो ये वाला करेंगे, दूसरे वाले केस में ये होगा आपका सेकंड नंबर का केस, और पहले केस में आप इस तरीके से कनेक्ट करेंगे, 2 6 ओम को पैरेलल में और 1 6 ओम को सीरीज में। तो अब यार ये लास्ट वाला तो सॉल्व करने का मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि हमारा पर्पस था कि एक बार 9 आ जाए, एक बार 4 आ जाए, वो हमारा आ गया। तो मैं ये पैरेलल वाला बिल्कुल भी सॉल्व नहीं करूंगी, बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। बाकी तुम कैलकुलेट करके देख सकते हो, और ये वाली वैल्यू नहीं आएगी, कुछ डिफरेंट ही वैल्यू आएगी। जैसे कि यार 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, ये हो गया 3/6, ये हो जाएगा 3 दूनी 6। इसका मतलब आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी 2 ओम। डजंट मेक एनी सेंस, क्योंकि क्वेश्चन में 2 ओम पूछा ही नहीं गया, तो ये वाला तो वैलिड ही नहीं होगा, तो इस पे भी क्रॉस। मतलब फर्स्ट का आंसर कौन सा होगा? ये थर्ड वाला फिगर, और सेकंड का आंसर कौन सा होगा? ये सेकंड वाला फिगर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Several electrical bulbs designed to be used on a 220 volt electrical supply line are rated 10 watt। 10 watt रेटेड है, बहुत सारे सेवरल रेटेड है। तो यार एक काम करते हैं, सबसे पहले पावर गिवन है 10 वॉट और वोल्टेज गिवन है 220 वोल्ट, ये लिख लेते हैं। अब पूछा गया है हाउ मेनी लैम्प्स कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल विद ईच अदर अक्रॉस 2 वायर्स ऑफ 220 लाइन इफ द मैक्सिमम अलाउएबल करंट इज 5 एम्पियर। सबसे पहले तो हम कंसिडर कर लेते हैं नंबर। लेट नंबर ऑफ लैम्प्स कितने हैं? x है। सबसे पहला काम यही करना है कि हमें नंबर ऑफ लेंस x निकाल लेना है। और यार ये पावर का फॉर्मूला है V = I। सेवरल इलेक्ट्रिकल बल्ब, तो इलेक्ट्रिकल बल्ब, सबसे पहले तो इलेक्ट्रिकल बल्ब का रेजिस्टेंस निकालना है, तो V/I से नहीं निकलेगा, वो निकलेगा V²/R से, क्योंकि वोल्टेज दी है, पावर दी है, पावर हो जाएगी 10 वॉट, वोल्टेज हो जाएगी 220 का होल स्क्वायर। रेजिस्टेंस की वैल्यू से हमें निकालना है क्या? अपने बल्ब की, अपने एक बल्ब का रेजिस्टेंस। ये आ गया मेरा एक बल्ब का रेजिस्टेंस 4840 ओम। ये कितने बल्ब का रेजिस्टेंस आया? एक बल्ब का रेजिस्टेंस आपके पास आया 4840 ओम। ठीक है,
उसके बाद आपको क्या दिया हुआ है, मैक्सिमम अलाउबल करंट यानी कि आई मैक्स दिया हुआ है, दैट इज 5 एम्पियर। वोल्टेज दी हुई है 220 वोल्ट। अब आपको निकालने हैं नंबर ऑफ लैंप्स कितने लगेंगे। कैसे निकालेंगे यार, अगर मैंने जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में करा था, अगर x नंबर ऑफ लैंप हैं और उन सभी को पैरेलल में लगाना है तो 1/R1 प्लस 1/R1, क्योंकि सबकी वैल्यू सेम है, मैं x टाइम्स कर दूं, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, x अपॉन R1। R1 की वैल्यू यही है, ये 4840, तो x अपॉन 4840 हो जाएगा, या फिर R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी 4840 डिवाइडेड बाय x। कुछ नहीं करा, ये एक बल्ब का रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस ऑफ 1 बल्ब। अब मुझे ऐसे कुछ कहीं नहीं, कुछ सारे कितने लैंप लगाने हैं, x मैंने माना है, तो मैंने ऐसे x कितने टाइम लगाने हैं, पैरेलल में लगाने हैं। तो मैंने पैरेलल कॉम्बिनेशन में 1/R1 प्लस 1/R1, क्योंकि सबकी वैल्यू सेम है, सबकी लैंप की वैल्यू सेम है, x टाइम मैंने इन्हें ऐड कर दिया और फिर इसका रेसिप्रोकल कर दिया x/R1। R1 की वैल्यू पुट कर दी 4840 और उसका रेसिप्रोकल करके इक्विवेलेंट R की वैल्यू निकाल ली। ये मैक्सिमम अलाउबल करंट है, ये वोल्टेज है, वो रेजिस्टेंस है। तो मैं अपना फिर से V इक्वल्स टू IR वाली बात करती हूँ, अपना ohms लो, I 5 एम्पियर, R की वैल्यू 4840 डिवाइडेड बाय x। सिमिलरली जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या था, x को लेके जाएंगे इधर, 5 एम्पियर इंटू 4840 डिवाइडेड बाय 220 वोल्ट कर देंगे। x की कितनी वैल्यू आ जाएगी, सॉल्व करो, 44। आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 44। ठीक है, क्लियर है सबको, सबको क्लियर हो जानी चाहिए ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, a hot plate of an electrical oven connected to a 220 volt line has two resistance of coil A and B, each of resistance 24 ohm resistance। मतलब ये क्या बोल रहा है, एक हॉट प्लेट है इलेक्ट्रिकल ओवन की, वो 220 वोल्ट की लाइन पे काम कर रही है और उसके पास 24 ओम के दो रेजिस्टेंस है A और B नाम के, जो सेपरेटली भी यूज हो सकते हैं, सीरीज में भी यूज हो सकते हैं, पैरेलल में भी यूज हो सकते हैं। वो पूछ रहा है तीनों केसेस में करंट बताओ। पहली बात तो क्या गिवन है, गिवन है आपको वोल्टेज गिवन है 220 वोल्ट और आपको रेजिस्टेंस गिवन है RA का भी 24 ओम और RB का भी 24 ओम। अब तीन केसेस बताए हुए हैं, केस 1, केस 2, थोड़ा गैप दे देते हैं केस 1 और केस 2 में, केस 2 और अपना केस 3, अलग अलग वैल्यूज करनी है। केस 1 में तो उसको सेपरेटली यूज किया है, केस 2 में उनको सीरीज में यूज किया है और केस 3 में उनको पैरेलल में यूज किया है। सेपरेटली यूज करेंगे तो करंट की वैल्यू V अपॉन RA, हमारा ohms लो V इक्वल्स टू IR, V की वैल्यू 220 वोल्ट, चाहे RA रखो चाहे RB रखो, तीनों केसेस में आपका करंट आएगा कितना, 9.166 एम्पियर। सॉल्व कर लो, कैलकुलेटर होगा तुम्हारे पास, सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो सिंपल सी कैलकुलेशन है, खुद से भी कर सकते हो। पहला केस हो गया। दूसरे केस में उसने उसको सीरीज में कनेक्ट करने के लिए बोला है, मतलब R इक्विवेलेंट होगा RA प्लस RB, AB और BB दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, तो 24 प्लस 24 दैट इज 48 ओम, यही होगा। फिर से V इक्वल्स टू IR के फॉर्मूला से करंट के लिए V अपॉन R कर दो, V की वैल्यू 220 वोल्ट, R की वैल्यू 48 वोल्ट, इसमें करंट बता दो। I2 लिख देते हैं इसको, I2 क्योंकि सेकंड केस है, ये I1 1 केस है। कितना आएगा, इसकी वैल्यू आएगी कुछ 4.58 एम्पियर। लास्ट केस है आपके पास पैरेलल का,
पैरेलल का इक्विवेलेंट निकालने के लिए आप क्या करते हो, 1/RA प्लस 1/RB, 1/24, क्योंकि RA की वैल्यू भी 24 है, इसकी भी 24 है, तो 1/24, ये हो जाएगा 2/24 और ये हो जाएगा 12। आपकी R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी 12 ओम। I3 कैसे निकालोगे, I3 के लिए फिर से V/R इक्विवेलेंट, V की वैल्यू फिर से 220 वोल्ट है, R इक्विवेलेंट की वैल्यू 12 है। I3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, I3 की वैल्यू आ जाएगी 18.33 एम्पियर। तीनों केसेस हो गए, तीनों केसेस अच्छे से समझ में आ गए। बढ़िया तरीके से। नेक्स्ट, कंपेयर द पावर यूज्ड इन 2 ओम रेजिस्टर इन द ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। दोनों केसेस में 2 ओम के रेजिस्टेंस में कितनी कितनी पावर आ रही है वो कंपेयर करनी है। पहला केस है कि एक 6 वोल्ट की बैटरी सीरीज में कनेक्टेड है 1 ओम और 2 ओम के साथ, और दूसरा केस एक 4 वोल्ट की बैटरी पैरेलल में कनेक्टेड है 12 ओम और 2 ओम के साथ। पहला केस देख लेते हैं। पहला केस क्या है, एक 6 वोल्ट की बैटरी हमारी सीरीज में कनेक्टेड है 1 ओम के साथ और एक 2 ओम के साथ, 1 ओम और 2 ओम। हमें पावर किसकी निकालनी है, ये 2 ओम वाले रेजिस्टेंस में निकालनी है। तो पावर का फॉर्मूला या तो VI होता है, या तो I² R होता है, या V²/R होता है। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, वोल्टेज तो इसको ये मिलेगी नहीं, तो मैं फॉर्मूला कौन सा यूज करूंगी, काम करती हूं, करंट इन द सर्किट निकालकर मैं ये वाला फॉर्मूला यूज कर दूंगी। देखो तीनों लिख के दिखाती हूँ ताकि तुम्हें पता चल जाए कि तुम्हें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। ये 3 फॉर्मूला है। अगर आप पहला फॉर्मूला यूज करते हो, आपको पावर 2 ओम के रेजिस्टेंस में निकालनी है, तो करंट भी 2 ओम का होना चाहिए और वोल्टेज भी 2 ओम की होनी चाहिए। पहले तो आप पूरे सर्किट में करंट मेजर करोगे, मतलब कैलकुलेट करोगे, उसके बाद फिर अलग अलग वोल्टेज मेजर करोगे, तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। पहले ओम्स लॉ लगाओ, फिर दोबारा से ओम्स लॉ लगाओ। तो यार इस टाइम बचाने के लिए अब एक बात बताओ, V²/R यूज करूं या I²R यूज करूं? V²/R यूज करने के लिए भी आपको पहले करंट निकालना पड़ेगा, फिर वोल्टेज निकालनी पड़ेगी। I²R में आपको एक ही स्टेप की जरूरत पड़ेगी, पहले करंट निकाल लो और सीधा R की वैल्यू इसमें पुट कर दो। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगी मैं यार ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगी, वैसे आपकी मर्जी है, I²R। तो सबसे पहले करंट इन द सर्किट के लिए मैं क्या करूंगी, करंट इन द सर्किट के लिए मैं V=IR लगा दूंगी, और ये वाला R कौन सा होगा, ये पूरे सर्किट का R इक्विवेलेंट होगा, क्योंकि मैं पूरे सर्किट का करंट निकालना चाह रही हूं। I पूरे सर्किट का करंट निकालना चाह रही हूं, तो मेरे पास R इक्विवेलेंट कितना होगा, 1 + 2, क्योंकि दोनों सीरीज में है, तो 3 ओम। तो V=IR, दिस इंप्लाइज दैट I = V/R। V की वैल्यू है, V की वैल्यू कहाँ गई, 6 वोल्ट की बैटरी थी, 6 / 3, 3 दूनी 6, आपके पास 2 एम्पियर का करंट आ गया। करंट आ गया 2 एम्पियर का, तो पावर निकालूंगी कहां पर, 2 ओम के रेजिस्टेंस में। तो कितना करेगा, करंट तो पूरे सीरीज सर्किट में उतना ही रहेगा जितना करंट मैंने निकाला है, दैट इज 2 एम्पियर। करंट तो चेंज नहीं होगा, क्योंकि सर्किट में करंट कहीं डिवाइड ही नहीं हो रहा, और सीरीज में तो करंट सेम रहता है। तो करंट जो निकाला है वही I² और R की वैल्यू 2 ओम। 2 का स्क्वायर इंटू 2, पावर कितना आ गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 वॉट आ गई आपके पास पावर। पावर कितनी आ गई, पहले केस में पावर आ गई 8 वॉट। बहुत टेढ़ी लाइन खींच दिया, वैसे तो फर्क नहीं पड़ता, बट थोड़ी सीधी खींच देते हैं, अभी भी नहीं सीधी खींची। ठीक है, बताया था कि मैडम और थोड़े इसका बोर्ड का थोड़ा चलता रहता है ऊपर नीचे। सेकंड पार्ट आपसे क्या कह रहा है, सेकंड कह रहा है कि एक 4 वोल्ट की बैटरी कनेक्टेड है, एक 4 वोल्ट की बैटरी कनेक्टेड है 12 ओम से और एक 2 ओम से पैरेलल में। अरे थोड़ा ज्यादा छोटा डायग्राम बना दे, थोड़ा बड़ा बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, स्पेस बहुत है। एक 12 ओम का रेजिस्टेंस, एक 2 ओम का रेजिस्टेंस बैटरी की वोल्टेज से कनेक्टेड है, 4 वोल्ट 12 ओम और एक 2 ओम, इस तरीके से कनेक्टेड है।
अब हमें निकालनी है पावर 2 ओम के रेजिस्टेंस में से। फिर से कोई सा भी फॉर्मूला यूज कर सकती हूँ। आप पहले करंट निकालने के लिए मुझे पूरे सर्किट में करंट निकालना पड़ेगा, तो मैं अवॉइड करूंगी करंट का, क्योंकि मेरे को पता है इसको भी 4 वोल्ट मिलनी है, इसको भी 4 वोल्ट मिलनी है। तो वोल्टेज तो मेरे पास सीधी सीधी आंसर आ गया, वोल्टेज का आंसर तो मेरे पास सीधा सीधा आया हुआ है। तो मैं सीधा सीधा अगर मैं पावर का यही फॉर्मूला लगा दूं V²/R, तो और मुझे पावर निकालनी है 2 ओम के रेजिस्टेंस में, तो 2 ओम के रेजिस्टेंस की वोल्टेज भी यही होगी 4 वोल्ट, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है, पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है, इसीलिए 4 वोल्ट डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। कौन सा रेजिस्टेंस? 2 ओम का, क्योंकि 2 ओम के से पावर निकाल रही हूं। तो आपके पास इस वाले में पावर कितनी आ गई? कितनी आ गई पावर? V²/R है ना, V²/R है। तो क्या आएगा? 4 × 4 आएगा, तो 2 दूनी 4, तो पावर कितनी आ गई? 8 वॉट। दोनों में पावर सेम आ रही है, 8 वॉट। कंपेयर करना था, कंपेयर कर दिया, सेम आंसर आ रहा है, सेम ही आ रही है वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 lamps, one rated at 100 watt at 220 volt and other rated 60 watt at 220 volt are connected to parallel in the main supply. What is the current drawn from the line if the supply voltage is 220 volt? ये बोल रहा है 2 लैंप है, मैं उन लैंप को दोनों को ऐसे दिखा रही हूं, ठीक है, इस तरीके से पैरेलल में जुड़े हुए हैं। इसकी रेटिंग है 100 वोल्ट एंड 220 वोल्ट। रेटिंग का मतलब होता है जो बल्ब पे लिखा हुआ आएगा कि इतनी वोल्ट और इतनी पावर इसके अंदर है और इतनी वोल्ट पे इसको अप्लाई कर सकते हो। इसकी भी पावर कितनी है? 60 वॉट और 220 वोल्ट। आपने इसको 220 वोल्ट की बैटरी से ही ऑपरेट किया है। ये 220 वोल्ट की जगह कुछ और भी दे सकता था, पर नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको करंट निकालना है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर इस सर्किट का करंट कितना है? पॉजिटिव से निकला, पॉजिटिव से ये I करंट निकला, यहां गया I1, यहां गया I2, यहां से आया I2 और यहां से आया I1, क्योंकि I1 I2 फिर से मिलके यहां पर I1 आ देंगे, तो ये फिर से I बन गया। मतलब ये I ही डिवाइड हो रहा है I1 I2 में। और अगर मैं क्या कर दूं, I1 की वैल्यू अलग निकाल दूं, I2 की वैल्यू अलग निकाल दूं और उन दोनों को ऐड कर दूं, तो मैं टोटल करंट बता सकती हूँ सर्किट में। तो सबसे पहले I1 निकालने के लिए मैं क्या करूंगी? मेरे को पावर दी है, उसकी वोल्टेज दी है, तो मैं I1 निकाल सकती हूँ। कौन से फॉर्मूला से? मैं निकाल सकती हूँ इस वाले फॉर्मूला से, पावर ऑफ बल्ब 1। ये बल्ब 1 है, ये बल्ब 2 है। पावर ऑफ बल्ब 1 कितनी होगी? वोल्टेज ऑफ बल्ब 1 और करंट इन बल्ब 1। तो मुझे पावर गिवन है 100 वॉट, वोल्टेज गिवन है 220 वोल्ट। मेरे पास करंट इन बल्ब 1 निकल जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 220 करके। सिमिलरली दूसरे की पावर भी VI2 हो जाएगी। दूसरे की पावर हमें गिवन है 60 वोल्ट, वोल्टेज गिवन है 220 वोल्ट और करंट गिवन है I2। I2 को एक साइड रख के 60 डिवाइडेड बाय 220 कर देंगे। I1 I2 की वैल्यू आ गई। टोटल करंट कितना लेगी वो सप्लाई से? टोटल करंट लिख देते हैं। टोटल करंट कितना होगा? I1 प्लस I2। I1 की वैल्यू है 100/220, I2 की वैल्यू है 60/220। टोटल हो जाएगा 160/220। 1 0 से 1 0 गया, 2 एकम 2, 2 8 16, 8/11। और 8/11 कितना होता है? कितना होता है? 0.727 एम्पियर। ठीक, ठीक बात है, आगे बढ़ ले। टोटल करंट निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं फिर। विच यूजेस मोर एनर्जी, 250 वॉट टीवी सेट इन 1 आवर या फिर 1200 वोट टोस्टर इन 10 मिनट्स? एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? पावर
multiplied by time. Rate of doing work is called power. Work is energy. Rate of doing work, work upon time होता है हमारे पास power. तो power energy कितनी हो जाएगी? मैंने फॉर्मूला में गलत लिखा था क्या फिर पहले? एनर्जी कितनी हो जाएगी? पावर इंटू टाइम. अब ये 250 वॉट की पावर है, लेकिन टाइम कितना दिया हुआ है? 1 आवर दिया हुआ है. तो इस 1 आवर को हमें सेकेंड्स में चेंज करना है. 3600 सेकेंड्स और डिवाइडेड बाय आर से आर कैंसिल. इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी एनर्जी किसकी? एनर्जी ऑफ टीवी कितनी आएगी? एनर्जी ऑफ टीवी आएगी 9 इंटू 10⁵ जूल. या तो आंसर किलोवाट आवर में निकालो या आंसर जूल में निकालो, आपके ऊपर है. मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रही, मैंने जूल में निकाल दिया टाइम को सेकंड में चेंज करके. आप वॉट को किलोवाट में चेंज करके एनर्जी की वैल्यू किलोवाट आवर में भी निकाल सकते थे, बट यूजुअली किलोवाट आवर में हम कब निकालते हैं? जब हमें कंपैरिजन करना होता है. जब हमें कंपैरिजन करना होता है. ठीक है. उसके बाद अब आपको किसकी निकालनी है? एनर्जी ऑफ टोस्टर निकालनी है. तो पावर ऑफ टोस्टर इंटू टाइम. पावर ऑफ टोस्टर दी हुई है 1200 वॉट इंटू मिनट कितना दिया हुआ है? 10 मिनट्स. मिनट्स को सेकंड में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा? 7.2 इंटू 10⁵ जूल. अब जरा बताओ कौन सी ज्यादा एनर्जी है? एक टीवी ज्यादा एनर्जी ले रहा है 1 घंटे में या टोस्टर? आपको सोच के लगा होगा टोस्टर तो बहुत ज्यादा बिजली खींचता है, लेकिन टोस्टर 10 मिनट्स के लिए चल रहा है और आपका टीवी 1 घंटे के लिए चल रहा है. सो ये भी डिपेंड करता है. तो ई ऑफ टीवी इज ग्रेटर देन ई ऑफ टोस्टर. यही पूछा था कौन ज्यादा एनर्जी लेगा. सो द टीवी विल कंज्यूम मोर एनर्जी. टीवी will consume more energy. ठीक, हट जाऊं 2 मिनट. नोट करना होगा, नोट कर लो. आगे बढ़ लेते हैं फिर. अब हम आगे चलो. An electrical heater of resistance 8 ohm draws a 15 ampere from service mains for 2 hours. Calculate the rate at which heat is developed in the heater. हीट का फॉर्मूला निकालना है. हीट, लेकिन कैसा? रेट एट विच हीट इज डेवलप्ड. रेट एट विच हीट इज डेवलप्ड इज हीट अपॉन टाइम. पावर ही हो गई ये तो हम पावर से ही डिफाइन करते हैं. क्या फॉर्मूला होता है हीट अपॉन पावर, हीट अपॉन टाइम का? या तो I² RT डिवाइडेड बाई T कर दो, या फिर T से T कैंसिल करके I² R कर दो. गिवन क्या है आपको? रेजिस्टेंस गिवन है, करंट गिवन है और टाइम गिवन है. गिवन लिख देती हूँ. देखा, पहले गिवन नहीं लिखा इसीलिए अब देखो कंफ्यूजन हो रही है. सबसे पहले रेजिस्टेंस गिवन है 8 ओम का, करंट गिवन है 8 एम्पियर का, आपको टाइम गिवन है 2 आवर. टाइम का तो यूज ही नहीं होगा क्योंकि हमारे पास सीधा सीधा 8 का स्क्वायर इंटू 8 ओम का रेजिस्टेंस. 15 एम्पियर. सॉरी कितने एम्पियर का करंट है? 15 एम्पियर का है ना. तो हमारा ये भी हो जाएगा 15 का स्क्वायर, और ये है 8 हमारा रेजिस्टेंस है तो इसका स्क्वायर नहीं होगा. 8 इंटू 15 का होल स्क्वायर. कैलकुलेट करा जरा इसे, जरा कैलकुलेट करो. आपके पास रेट एट विच हीट इज डेवलप्ड. रेट एट विच, रेट का मतलब ही होता है जो कुछ भी है उसके डिवाइड में टाइम लगा दो. कितनी आ जाएगी? 1800 वॉट. 1800 वॉट. चलो लास्ट क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी का एग्जाम्पल का.
ये वाला है व्हाइट टंगस्टन, मतलब एक्सप्लेन द फॉलोइंग करना है, इसके 5 पार्ट है ABCDE, तो इन सारे 5 पार्ट को एक्सप्लेन करना है। व्हाइट टंगस्टन इज ऑलमोस्ट used almost exclusively for the filament of the electrical lamp। डिस्कस कर चुके हैं हम, क्यों करते हैं, क्योंकि टंगस्टन का हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट, जिसकी वजह से वो बहुत जल्दी जलता नहीं है। चिंता मत करो, आगे लिखा हुआ है आंसर, क्योंकि उसकी रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा होती है और मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा होता है, तो वो जल्दी से जलता नहीं है जब टेम्परेचर ज्यादा होता है, हेंस टंगस्टन इज यूज्ड। कितना होता है, कुछ 2200 कुछ होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, और हाई रेजिस्टिविटी होती है। नेक्स्ट, why are the conductor of electrical heating devices such as bread, toaster or electrical iron made of alloys rather than pure alloy? क्योंकि यार प्योर मेटल की रेजिस्टेंस बहुत कम होती है। अब हीटिंग प्रोड्यूस करनी है, हीट का फॉर्मूला होता है I²RT। ये जो रेजिस्टेंस है ये प्योर मेटल के लिए बहुत कम होता है, इसीलिए हीट कम प्रोड्यूस होगी। एलॉय के लिए ये रेजिस्टेंस ज्यादा होता है तो हीट भी ज्यादा होगी। सिर्फ यही रीजन है कि हम एलॉय यूज करते हैं, हम लोग एलॉय यूज करते हैं, यही है ना। द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिकल हीटेड डिवाइसेस आर एलॉयज बिकॉज ऑफ देयर हाई रेजिस्टिविटी एंड ड्यू टू हाई रेजिस्टिविटी इट्स प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। जब आप मटेरियल की बात करते हो तो आप रेजिस्टेंस की जगह रेजिस्टिविटी ही मेंशन करते हो, देख रहे हो रेजिस्टिविटी लिखा है, रेजिस्टेंस नहीं मेंशन किया क्योंकि हम यहां पर लेंथ और एरिया की बात नहीं कर रहे। रेजिस्टेंस क्या होता है, लेंथ, एरिया और रो, 3 चीजों पे डिपेंड करता है। मटेरियल के लिए सिर्फ रो की बातें करती हैं, सिर्फ रेजिस्टिविटी की बात करती हैं। जब भी आपके पास, अब अलॉय भी एक मेटल है और मटेरियल है, और मेटल भी एक मटेरियल है, तो जब मटेरियल की बात करते हैं तो हम रेजिस्टिविटी की बात करते हैं। अगर लेंथ और एरिया की बात आती है तो हम रेजिस्टेंस बोल देते हैं। अदरवाइज दोनों सेम चीजें हैं, डायरेक्टली ही रिलेशनशिप बनेगा। अगर तुम हीट के फॉर्मूला में भी I²RT में रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पुट करोगे I²ρL/A T, तो देख रहे हो अब भी रो से डायरेक्ट रिलेशनशिप है, तो हम रो की बातें करेंगे। नेक्स्ट, व्हाई द सीरीज अरेंजमेंट इज नॉट यूज्ड फॉर द डोमेस्टिक सर्किट। बहुत अच्छे से कराया था मैंने आपको स्लाइड्स में। 2 रीजन थे। पहला रीजन कि अगर तुमने एक अप्लायंस बंद करा, इफ वन ऑफ द अप्लायंस इज स्विच्ड ऑफ, circuit will break and no other appliance would work। ये सब आपको कराया हुआ है क्लास में, कोई भी ऐसी चीज है जो नहीं कराए हुए। दूसरा रीजन है कि यार आपकी सीरीज में सबको सेम वोल्टेज नहीं मिलती है। सीरीज का मतलब क्या था, मैंने बताया था, एक कुएं में से मैंने पानी भरने के लिए भेजा, पहले राम को भेजा, फिर शाम को भेजा, फिर रीना को भेजा, फिर चीना को भेजा, फिर टीना को भेजा। तो जो राम को पानी दिखेगा वो शाम को दिखेगा, या जो शाम को पानी दिखेगा वो रीना को दिखेगा, मतलब हर बार पानी कम होता रहेगा। इसी तरीके से सीरीज का मतलब भी यही होता है कि तुम एक एक करके अपने रेजिस्टेंस को वोल्टेज सोर्स के पास भेज रहे हो। तो यार वोल्टेज सोर्स को अगर एक एक करके भेजोगे तो क्या कभी भी उसको सेम यानी कि मैक्सिमम वोल्टेज दिखेगी? नहीं दिखेगी। पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको मैक्सिमम रेजिस्टेंस दिखती है। और तीसरा क्या रीजन था, पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो कम हो जाता है। जैसे अगर 2 12 ओम के रेजिस्टेंस आपने पैरेलल में लगाए तो आपका इक्विवेलेंट अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 6 ओम आएगा। नहीं विश्वास हो रहा तो कैलकुलेट करके देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। 6 ओम की रेजिस्टेंस मतलब ओवरऑल रेजिस्टेंस घट गया, मतलब करंट ज्यादा बढ़ गया, मतलब अच्छी तरीके से तुम बिजली ला सकते हो। और लिखा भी हुआ है इसमें, बहुत बड़ी बड़ी लैंग्वेज में जो बोला है वही लिखा हुआ है, इसको पढ़ लेना अगर तुम्हें पेपर में लिखना है तो। Next question, how does the resistance of wire vary with its area of cross section? बेटा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, R इज इक्वल टू ρL/A। तो कैसे वेरी कर रहा है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। कैसे वेरी करता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। कैसे वेरी करता है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया, मतलब अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा। व्हेन द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन इज इंक्रीज द रेजिस्टेंस इज डिक्रीज एंड वाइस वर्सा।
Why are the copper and the aluminium wire usually employed for the electricity transmission? Last question है इसका. क्यों होती है कॉपर की वायर? चीप, कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा है, रेजिस्टेंस बहुत कम है, सबसे और इजीली अवेलेबल. मैंने 4 रीजन बता दिए, लेकिन इसमें 2 ही मेंशन करे होंगे कि कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हैव लो रेजिस्टिविटी. गुड कंडक्टर है, लो रेजिस्टिविटी है, इजीली अवेलेबल है और चीप है. यार ये अवेलेबल की स्पेलिंग गलत हो गई है. ठीक, चलो फिर इस क्वेश्चन के साथ खत्म होता है आपका एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का राउंड. और अगर आपको इस वाली क्लास के नोट्स चाहिए हो जिसमें हमने सब कुछ मेंशन किया हुआ है, तो आप हमारी स्कोर प्लस की ऐप इजीली डाउनलोड कर सकते हो, SCOREPLUS गूगल स्टोर से, और इस क्लास के नोट्स ले सकते हो. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. फिर हम मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट चैप्टर में. तो टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर.